Hello everyone, welcome to EduTap. I'm Tanushree and this is last video of our NABARD Grade A to Z series. तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे NABARD प्रिपरेशन की कंप्लीट स्ट्रैटेजी। अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप कैसे NABARD को क्रैक कर सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। यहाँ पर हम सारे सोर्सेस, टाइम कितना लगेगा, कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे चीजों को कवर करना है, हर एक टॉपिक को डिटेल में इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो हाँ, वीडियो का टाइम लेंथ देख के आपको लग रहा होगा कि वीडियो काफी लंबी है, बट लंबी भले ही ये वीडियो है लेकिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड दिस वीडियो इट इज मोस्टली यूजफुल फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द 2026 अटेम्प्ट, जिन्होंने अभी तक नाबार्ड की तैयारी बिल्कुल भी शुरू नहीं करी है। बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल जीरो से जो लोग इस एग्जाम को प्रिपेयर करने वाले हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। सो ऑन दैट नोट लेट अस बिगिन। इस पूरी सीरीज के अंदर ये आज हमारा लास्ट वीडियो है और इससे पहले भी हम बहुत से अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर बात कर चुके हैं। तो अगर आप वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है, आप वहां जाकर के उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, नाबार्ड की तैयारी कैसे करनी है, इसके लिए आपको बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, जैसे कि डिकोडेड सिलेबस क्या है, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या हैं। इनफैक्ट नाबार्ड एज एन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो आप जानना चाहते होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने एक ही जगह पर क्यूरेट करी है इस नाबार्ड ग्रेड ए गाइड बुक के अंदर। ये गाइड बुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। On that note, let us begin. But before I start, there is one very important announcement that I want to make. That currently we have launched a very massive price drop on all our NABARD grade A courses. You can use the code September 74 and you can get a flat 74% off on all our NABARD grade A courses. On that note, let us begin our today's session. सबसे पहली बात आती है कि आखिरकार ये नाबार्ड ग्रेड एग्जाम होता क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, नाबार्ड ग्रेड एग्जाम जो होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि नाबार्ड क्या है। नाबार्ड हमारी कंट्री का एक डेवलपमेंटल बैंक है, ठीक है। स्पेशली रूरल एरियाज के अंदर इसके तीन मेजर काम्स होते हैं। सुपरविजन के अंदर ये रीजनल रूरल बैंक्स और जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, इस तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको सुपरवाइज किया जाता है। उसके बाद में रीफाइनेंस, जो हमारे बैंक्स हैं या जो और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रीफाइनेंस करना, ताकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या जो हमारा रूरल सेक्टर है वहां पे क्रेडिट अवेलेबिलिटी जो है वो इंश्योर करी जा सके। उसके बाद में डेवलपमेंटल रोल्स जो हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो हमारा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, इन सारे ही एरियाज को केटर करना, यहाँ पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को इंश्योर करना, ये भी नाबार्ड के एम्बिट में आता है। तो ये है नाबार्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब नाबार्ड जो है वो अपने असिस्टेंट मैनेजर लेवल के लिए जब रिक्रूट करती है तो उसके लिए जो एग्जाम होता है दैट इज नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम, ठीक है। तो जब आप नाबार्ड ग्रेड ए को क्लियर कर लेंगे तो आप नाबार्ड को एज असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन करेंगे। तो आई होप इसके साथ आपको ये समझ आ गया होगा कि ये एग्जाम आखिरकार क्या है। अब सवाल उठता है कि क्या ये एक रेगुलर एग्जाम है। तो लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स कि हम इस एग्जाम को 2017 से नोटिस कर रहे हैं एंड एवरी ईयर इस एग्जाम की नोटिफिकेशन जरूर आई होगी, ठीक है। इनफैक्ट एक बार कोविड के टाइम पे, आई थिंक इट वाज 2020, कोविड का टाइम था और उस टाइम पे आरबीआई की ग्रेड भी नोटिफिकेशन नहीं आई थी, बट उस साल भी नाबार्ड की नोटिफिकेशन जरूर आई थी। सो नाबार्ड जो है एक काफी रेगुलर एग्जाम है, ठीक है। उसके बाद में आता है कि नाबार्ड आखिर आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, आपके क्या मोटिवेशन फैक्टर्स होंगे कि आपको नाबार्ड ज्वाइन करना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मोटिवेशन फैक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो वो बहुत सारे हो सकते हैं। सैलरी, बहुत ही हैंडसम पैकेज यहाँ पर होता है, इससे एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो है कि कितनी सैलरी होती है, क्या पर्क्स होते हैं। अगर मैं वर्क लाइफ बैलेंस की बात करूं तो वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सैटरडे संडेज फ्री होते हैं, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, ओवर टाइम यहाँ पर एक रेगुलर बैंकिंग जॉब की तरह आपको काम नहीं करना पड़ता। तो वर्क लाइफ बैलेंस जो होता है वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा होता है। आपकी ग्रोथ जो होती है वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी स्टेबल होती है, किसी तरीके का पॉलिटिकल प्रेशर यहाँ पर नहीं होता है। तो ऑन एंड ऑन अगर मैं आपको बताऊं तो एक काफ़ी स्टेबल जॉब होती है। लेकिन इन सारे फैक्टर्स से भी ज़्यादा बड़ा फैक्टर जो है दैट यू आर गोइंग टू गेट अ चांस टू सर्व द रूरल एरिया, द एग्रीकल्चर सेक्टर। एक ऐसा सेक्टर जहां पर अभी भी हमारी कंट्री के सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, तो उस सेक्टर को केटर करने का जो चांस है
जब आप एज ए ग्रेड ऑफिसर ज्वाइन करेंगे, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि आपको जाते ही पॉलिसी मेकिंग में काम पे लगा देंगे, नहीं. इनिशियली यू विल डू द वर्क ऑफ पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, बट ऑन द लेटर स्टेजेस ऑफ योर करियर यू आर गोइंग टू परफॉर्म द टास्क ऑफ पॉलिसी मेकिंग एज वेल. ठीक है, तो ये जो पॉलिसी मेकिंग का काम है, दैट इज समथिंग दैट शुड बी योर एक्चुअल मोटिवेशन फैक्टर, क्योंकि सैलरी, वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ नहीं तो कहीं और भी मिल ही जाएगा. ठीक है, बट आपका जो मोटिवेशन फैक्टर है, इट शुड बी लेस मटीरियलिस्टिक. ऑफ कोर्स मटीरियल फैक्टर्स होंगे ही होंगे, उनको हम कभी भी ओवर पार नहीं कर सकते, बट लेस ऑफ द मटीरियल एंड मोर ऑफ द थिंग्स लाइक द काइंड ऑफ वर्क यू आर गोइंग टू डू देयर. ठीक है, सो इस मोटिवेशन के साथ अगर आप नाबार्ड की तैयारी को करेंगे तो आप काफी लंबे समय तक अपनी तैयारी को सस्टेन कर पाएंगे. उसके बाद में सवाल आता है कि इस एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या है. तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री के जितने भी प्रोमिनेंट एग्जाम्स हैं, जैसे कि यूपीएससी हो गया, यूपीएससी से तो बहुत ही कम डिफिकल्टी एग्जाम है. अगर मैं आरबीआई की बात करूं तो आरबीआई से भी इसका लेवल थोड़ा कम है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है. आरबीआई का और नाबार्ड का सिलेबस जो है वो 80% सेम है अगर मैं आरबीआई ग्रेड बी की बात करूं, बट नाबार्ड की जो प्रिपरेशन है, इट इज लिटिल बिट इजियर एज कंपेयर टू द आरबीआई एग्जाम. ठीक है, बाकी के सारे बैंकिंग एग्जाम्स जो हैं उनके कंपैरिजन में आई वुड से कि इट इज अ लेवल हायर, क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पेपर्स भी होते हैं और ऑब्जेक्टिव पेपर्स भी थोड़े से इन डेप्थ में आपसे पूछे जाते हैं. तो बैंकिंग से ऊपर है, आरबीआई से नीचे है. इस डिफिकल्टी लेवल को आप अपने दिमाग में रख सकते हो. उसके बाद में आता है कि इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए अगर आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा. देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर है 30, द रूल ऑफ 30. ठीक है, सपोज कीजिए अगर आप 6 मंथ्स पहले इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप डेली 5 आवर्स देते हैं, ठीक है, सो दैट बिकम्स 30. तो अगर आप 6 मंथ्स पहले स्टार्ट करें, सो आपका डेली टारगेट जो है वो होना चाहिए अराउंड 3 आवर्स. ठीक है, सिमिलरली अगर आप 12 मंथ्स पहले स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप आज से ही स्टार्ट कर देते हैं, तो अगर आप डेली दिन के 3 घंटे भी देते हैं, वैसे तो 12 3 36 होता है, बट चलिए अभी पूरा 30 पे नहीं पहुंचते हैं. अगर आप डेली 3 घंटे भी इस एग्जाम की तैयारी को दे रहे हैं और आप अभी से तैयारी शुरू करते हैं, सो अगेन दैट इज गोइंग टू बी इनफ. तो डिपेंडिंग कि आप तैयारी कब शुरू कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आपको बस ये रूल ऑफ 30 के अकॉर्डिंग स्टार्ट करना है. ठीक है, अगर आप 4 मंथ्स पहले स्टार्ट करते हैं या अगर आप 3 मंथ्स पहले स्टार्ट करते हैं, तो ऑफकोर्स आपको 10 आवर्स की जो प्रिपरेशन है वो यहाँ पर देनी पड़ेगी. ठीक है, सो ये एक रूल ऑफ 30 है जो कि हमारी नाबार्ड प्रिपरेशन के अंदर अप्लाई होता है. बट इस एग्जाम को तैयारी करने का अगर आप फुल टाइम प्रिपेयर करें, फुल टाइम प्रिपेयर करने के लिए अराउंड 6 to 7 मंथ्स का टाइम जो होता है वो मोर देन इनफ होता है. और अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करें और अगर आप एक वर्किंग एस्पिरेंट हैं, तो आप 10 to 12 मंथ्स पहले स्टार्ट कर दीजिए. अगेन दैट इज गोइंग टू बी एन आइडियल टाइम फॉर यू. तो ये टाइम होता है जो हमें इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए लगता है. उसके बाद में 3 ऐसी चीजें जिनका आपको जरूर ध्यान रखना है. सबसे पहले पास्ट ईयर पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स प्लस सिलेबस. सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लीजिए और जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, इन दोनों चीजों के बिना अगर आप अपनी तैयारी को शुरू करें, लेट मी टेल यू, शायद पहले हफ्ते में ही आप अपने आप को डोल्ड्रम्स में पाएंगे. आपसे चीजें नहीं होंगी, नई चीजें समझ आएंगी, क्या पढ़ना है, किस डेप्थ में पढ़ना है, वेदर आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट. सो टू मेक श्योर दैट यू डू एवरीथिंग इन अ गुड इनफ मैनर, तो पास्ट ईयर पेपर्स और सिलेबस, इन 2 चीजों को अपने पास बिल्कुल रेडी रखिए. उसके बाद आता है कि क्या हमें न्यूज़पेपर रीड करने की जरूरत है इस एग्जाम के लिए. तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं जीए की या ईएसआई की, बहुत ज़्यादा यहाँ पर न्यूज़पेपर हमें रीड करने की ज़रूरत नहीं होती है. देखो अगेन, मैं यहाँ किसी कोचिंग को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि अगर आप मैगजीन्स पढ़ते हैं तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं. सारा जो मटीरियल होता है वो आपको बना बनाया मिल जाता है. ठीक है, न्यूज़पेपर रीडिंग से लेकिन अगर आप न्यूज़ निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, चीज़ों पर रिसर्च भी खुद से करनी पड़ेगी, तो थोड़ा टाइम आपको लग सकता है. तो बेहतर है कि आप मैगजीन को फॉलो कर लीजिए. बट अगर आप किसी भी मैगजीन को फॉलो नहीं करना चाह रहे हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में यस, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है. न्यूज़पेपर जो है वो आपको ईएसआई रिलेटेड न्यूज़, ऑफ कोर्स ये हम डिटेल में देखेंगे कि न्यूज़पेपर किस तरीके से पढ़ना है या और क्या क्या सोर्सेज हैं जो हमें करंट अफेयर्स के लिए पढ़ने हैं, प्लस एग्रीकल्चर से रिलेटेड न्यूज़ ये आपने देखनी है, साथ के साथ एडिटोरियल्स. दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रेफर टू इन द न्यूज़पेपर. उसके बाद में आता है मॉक टेस्ट. ठीक है, मॉक टेस्ट जो है ऑफ कोर्स वंस यू प्रिपेयर, आपकी एक बार एक बेसिक लेवल की प्रिपरेशन हो गई, उसके बाद फर्दर प्रिपरेशन आपने केवल किताबें पढ़ पढ़ के नहीं करनी, आपने मॉक टेस्ट दे के करना है. क्योंकि जो एक्चुअल एग्जाम होगा
आपको देखिए, जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको प्रिपरेशन उस चीज की करनी चाहिए जो आप एक्चुअल एग्जाम में फेस करने वाले हो। तो एक्चुअल एग्जाम के अंदर आप एमसीक्यूज फेस करोगे, आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को फेस करोगे, तो इसी अकॉर्डिंग जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी एमसीक्यूज की, डिस्क्रिप्टिव पेपर की, इनकी ज्यादा होनी चाहिए, ताकि जब आप एग्जाम में बैठो तो अपनी नॉलेज को आप अप्लाई कर सको, राइट। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू एज फार एज द मॉक टेस्ट इज कंसर्न। उसके बाद में अब हम बात करते हैं कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। देखिए, अगर मैं बात करूं पैटर्न की, तो यहाँ पर 3 फेजेस होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। एक एक करके हम सारे फेजेस के बारे में बात करेंगे। अगर मैं बात करूं फेज 1 की, तो फेज 1 के अंदर सबसे पहले हमारे पास टोटल 8 कंपोनेंट्स होते हैं। रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांट, डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये 8 कंपोनेंट्स होते हैं। बट स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप एग्जाम को देखोगे तो 200 क्वेश्चंस वर्थ 200 मार्क्स, ये हमारा पेपर आएगा। ठीक है, 200 क्वेश्चंस वर्थ 200 मार्क्स। लेकिन जो हमारी फेज 1 की कट ऑफ होगी, ठीक है, फेज 1 की जो कट ऑफ होगी, दैट विल बी आउट ऑफ 100 मार्क्स। अब यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर ना जो टोटल 8 कंपोनेंट्स हैं, इन्हें 2 सेक्शंस में बांटा गया है। वन इज द मेरिट सेक्शन एंड द अनदर वन इज द नॉन मेरिट सेक्शन। ठीक है, नॉन मेरिट सेक्शन जो है उसमें आएंगे हमारे ये 5 कंपोनेंट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांट एंड डिसीजन मेकिंग। ये जो 5 एरियाज हैं, ठीक है, दे आर 100 क्वेश्चंस वर्थ 100 मार्क्स। ये जो हमारे 5 एरियाज हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ योर नॉन मेरिट सेक्शन। ठीक है, ये नॉन मेरिट सेक्शन का पार्ट है। अब नॉन मेरिट कहने का क्या मतलब है? नॉन मेरिट कहने का मतलब है कि इन एरियाज के अंदर, इन 5 सेक्शंस के लिए आपको केवल और केवल सेक्शनल कट ऑफ ही क्लियर करनी है। ठीक है, उससे ज्यादा आपको चीजों को यहाँ कवर नहीं करना है। ये 5 जो एरियाज हैं, ये हमारी फेज 1 की कट ऑफ के लिए काउंट नहीं किए जाएंगे। फेज 1 की जो ये आउट ऑफ 100 कट ऑफ बनेगी, इट विल बी बेस्ड सोनली ऑन द मेरिट सेक्शन। और मेरिट सेक्शन में क्या क्या आएगा? जीए आएगा, ईएसआई आएगा और एआरडी आएगा। इन 3 एरियाज के बेसिस के ऊपर 100 मार्क्स की हमारी फेज 1 की कट ऑफ बनेगी। इन तीनों एरियाज के अंदर जीए, ईएसआई, एआरडी, ये हमारा मेरिट सेक्शन है। और इस मेरिट सेक्शन के अंदर आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी है और ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी है। ठीक है, तो आई होप अब आपको नॉन मेरिट सेक्शन और मेरिट सेक्शन के बीच का डिफरेंस समझ आ गया होगा। मेरिट सेक्शन में आपको सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ दोनों को क्लियर करना है, लेकिन नॉन मेरिट सेक्शन जो है वहां पर आपको केवल और केवल सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है। ओवरऑल कट ऑफ के अंदर यहां पर इसका कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, अब अगला सवाल ये आता है कि सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ के बारे में भी मैं आपको यहाँ बता चुकी हूँ कि क्या सेक्शनल टाइमिंग जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो नो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ जरूर होती है, लेकिन यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग्स नहीं होती हैं। आपको पूरा पेपर के लिए एक कॉम्पोजिट टाइम ऑफ 2 आवर्स मिलेगा। ठीक है, पूरे पेपर के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। उसके अलावा आपको कोई भी सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पर नहीं फेस करने को मिलेगी। आपकी श्रद्धा है, आप किस एरिया में कितना टाइम लगाना चाहते हो। ठीक है, तो ये हुई बात पैटर्न ऑफ फेज 1 की। अब हम देखते हैं कि फेज 1 की आप तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, फेज 1 की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम नॉन मेरिट सेक्शन को डील करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहां पर आपको केवल और केवल सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है। ठीक है, अब अगर टारगेट केवल सेक्शनल कट ऑफ का ही है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने का कोई फायदा नहीं है। आप इतना एफर्ट लगाइए कि आपकी सेक्शनल कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाए। इसको करने का क्या तरीका है? देखिए, सबसे पहले आप प्रिंट निकालिए डिकोडेड सिलेबस का। ठीक है, कि क्या क्या सिलेबस है। नॉन मेरिट सेक्शन का जो डिकोडेड सिलेबस है वो हमें नोटिफिकेशन के अंदर नहीं गिवन होता है। तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गाइड बुक गिवन है, आप वहां से डिकोडेड सिलेबस ले सकते हैं। तो डिकोडेड सिलेबस जो है वो आपको दिया जाएगा। डिकोडेड सिलेबस जो है, इसके बाद में आपने देखना है अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद में आप डिसाइड कीजिए अपना टारगेट स्कोर। अब ये टारगेट स्कोर क्या होता है? टारगेट स्कोर होता है कि अब तक की जो भी हाईएस्ट सेक्शनल कट ऑफ रही है, ठीक है, जो भी हाईएस्ट सेक्शनल कट ऑफ रही है, फॉर एग्जांपल क्वांट के अंदर हाईएस्ट सेक्शनल कट ऑफ रही है 5 मार्क्स आउट ऑफ 20, आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए 5 प्लस 2 to 3 मार्क्स। ठीक है, अगर 5 मार्क्स हमारी हाईएस्ट कट ऑफ थी तो आपका टारगेट स्कोर 7 to 8 मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, अब इन 7 to 8 मार्क्स के लिए आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रिपेयर करने, वो टॉपिक्स जिनसे हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जिनके बेसिस के ऊपर आप ये 7 to 8 मार्क्स इजीली ले सकते हैं। आपको केवल वही टॉपिक्स प्रिपेयर करने चाहिए इन माय ओपिनियन, क्योंकि यहाँ पर हमारा टारगेट जो है वो केवल और केवल सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर करना है।
ठीक है, तो अगर आप केवल नबार्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो इस तरीके से आपने अपने नॉन मेरिट सेक्शन को टारगेट करना है कि टारगेट स्कोर अपने दिमाग में रखिए। वो टारगेट स्कोर क्या होगा? हाईएस्ट कट ऑफ प्लस 2 to 3 मार्क्स। ठीक है, इस टारगेट स्कोर को अचीव करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप उनको प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं और किन बुक्स को आपको रेफर करना चाहिए एज फार एज दिस नॉन मेरिट सेक्शन इज कंसर्न, तो हम वो देख लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं क्वांट की, तो क्वांट के अंदर हियर इज द लिस्ट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको रेफर करने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में टारगेट स्कोर की अगर मैं बात करूं तो 8 to 10 मार्क्स जो है वो आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए। उसके बाद में जिस चीज का आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है दैट इज गिव अ लॉट ऑफ सेक्शनल टेस्ट। आप सेक्शनल टेस्ट देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके देखिए कि क्या आप कट ऑफ जो है उसे क्लियर कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज वॉट यू हैव टू डू एज फार एज द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज कंसर्न। अब सवाल उठता है कि क्वांट को कहां से कवर किया जाए, तो स्टूडेंट्स दिस इज वेरी गुड बुक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय डॉक्टर आर एस अग्रवाल। आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं क्वांट को कवर करने के लिए। इसके अलावा यूट्यूब पर बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जो कि क्वांट के लिए प्रिपेयर कराते हैं। इनफैक्ट एडुटैप के अपने चैनल के ऊपर देयर इज ए डेडिकेटेड प्लेलिस्ट, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तैयारी हो जाएगी उससे। ठीक है, उसके बाद में बात आती है रीजनिंग की। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो यहाँ पे जो हमारे प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं दे आर ब्लड रिलेशंस, सिलॉगिज्म, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, रैंकिंग्स एंड इनइक्वालिटीज, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके बाद दो और टॉपिक्स भी आते हैं, पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट तो बहुत हैं, यहाँ से हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये टॉपिक्स, पहली बात इन्हें प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और ये एग्जाम में भी काफी ट्रिकी हो जाते हैं। अगर आप पजल्स लेके बैठ गए और वो सॉल्व नहीं हुई, आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इन टॉपिक्स, ये जो टॉपिक्स हैं इनको आप बाद में प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि अगेन यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो है कि हम बस ये 7 to 8 मार्क्स आउट ऑफ 20 का जो टारगेट है उसको मीट कर सकें, इतनी ही मेहनत हमने करनी है। तो अगर आप इन प्रायोरिटी टॉपिक्स को भी प्रिपेयर कर लेंगे तो भी आपके ये 7 to 8 मार्क्स का जो काम है वो हो जाएगा। ठीक है, अगेन सेक्शनल टेस्ट दीजिए, पेपर्स जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनको सॉल्व कीजिए कि आपको पता चल सके किस लेवल का पूछा जाता है और क्या डिफिकल्टी लेवल होती है। ठीक है, बुक की अगर मैं बात करूं तो अगेन डॉक्टर आर एस अग्रवाल की वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग है, इसको आप रेफर कर सकते हो। और सिमिलरली बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं, एडुटैप पे भी इसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो आप वहां से भी रेफर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, तो यहाँ पर मैंने कोई भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है उनकी लिस्ट प्रिपेयर नहीं करी है। स्टूडेंट्स, उसके पीछे एक रीजन है और वो रीजन ये है कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इट इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज अ लैंग्वेज। और किसी भी लैंग्वेज के पेपर को अगर आपको टारगेट करना है तो आप कुछ एरियाज पे फोकस करना या कुछ एरियाज पे फोकस ना करना, इस अप्रोच को नहीं वो कर सकते। ठीक है, रीजन बीइंग कि इंग्लिश का अगर एक भी क्वेश्चन है तो उसके अंदर मल्टीपल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज पूरी की पूरी पढ़नी है, या तो you are good enough। ठीक है, like for example if like you are from English medium या आपको कॉन्फिडेंस है कि मेरी इंग्लिश ठीक ठाक है, तो आप रिवर्स इंजीनियरिंग से इंग्लिश को कर सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू, मॉक टेस्ट के थ्रू आप देख सकते हो कि आपकी इंग्लिश की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है। बट इफ यू आर समबडी जिसका हाथ बहुत ज्यादा टाइट है इंग्लिश के अंदर, तो आपके लिए बेनिफिशियल यही होगा कि आप इस सब्जेक्ट को पूरा स्क्रैच से पढ़ो। ठीक है, उसके बाद में अगर इंग्लिश के लिए बुक्स की बात करी जाए, सो यू कैन रेफर टू एनी ऑफ दीज 3 बुक्स। ठीक है, वोकैबुलरी के लिए तो वर्ड पावर मेड इजी, उसके बाद में एज फार एज ग्रामर इज कंसर्न तो रेन एंड मार्टिन को आप रेफर कर सकते हो, या ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय अरिहंत पब्लिकेशन, इसको आप रेफर कर सकते हो। इनमें से किसी भी बुक को आप रेफर यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद में बात आती है कंप्यूटर नॉलेज की। सो हियर इज द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो आपको कंप्यूटर नॉलेज में प्रिपेयर करने हैं। और अगेन अगर बात करी जाए कंप्यूटर नॉलेज की, तो आपका टारगेट जो है दैट शुड बी अराउंड 7 to 8 मार्क्स आउट ऑफ 20। ठीक है, दैट शुड बी योर टारगेट स्कोर। एंड अगेन सेक्शनल टेस्ट देते रहिए, लेवल देख लीजिए, डिफिकल्टी देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू। अब अगर मैं बात करूं कंप्यूटर नॉलेज की बुक के लिए, तो आप इन दोनों में से किसी भी एक बुक को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन ईदर रेफर टू द कंप्यूटर अवेयरनेस बाय अरिहंत और यू कैन ईदर रेफर टू द ल्यूसेंट्स कंप्यूटर नॉलेज बुक। इन दोनों में से कोई भी एक पढ़ लो, चल जाएगा काम। उसके बाद में बात आती है डिसीजन मेकिंग की। तो डिसीजन मेकिंग के अंदर टॉपिक्स की लिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं टारगेट स्कोर का, तो 5 to 6 मार्क्स आउट ऑफ 20 जो है आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए एज फार एज डिसीजन मेकिंग इज कंसर्न। अब अगर बात आए कि डिसीजन मेकिंग के सोर्सेज क्या हैं, तो देखिए सबसे पहली बात तो आप इन बुक्स को रेफर कर सकते हैं, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट बाय एल एम प्रसाद एंड प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट बाय टी एन छाबड़ा। बट अगेन स्टूडेंट्स, ये बुक्स जो है काफी बल्कि भी हैं, और अगर आप इनको कवर टू कवर पढ़ते हो तो आपका कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो नील बट्टे सन्ना
सन्नाटा होगा, ठीक है। तो रादर देन डूइंग दैट आपके लिए बेनिफिशियल ये है कि आप ये जो एक प्लेलिस्ट है, ठीक है, जलद सर की प्लेलिस्ट हमारे एक वीडियो है 5 आवर्स की जो कि अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, कंप्लीट डिसीजन मेकिंग इन 5 आवर्स। आप इस बुक को सॉरी इस प्लेलिस्ट को आप डेफिनेटली रेफर कीजिए। इसके थ्रू आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे, इतने तो हो ही जाएंगे कि आपका टारगेट स्कोर जो है वो मीट हो सके। बट अगर आप बुक्स को रेफर करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है सो प्लीज बी वेरी सिलेक्टिव। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे बिना या सिलेबस देखे बिना इन बुक्स को मत रेफर कीजिएगा, बिकॉज दीज आर डेडिकेटेड टू द मैनेजमेंट एंड नॉट डिसीजन मेकिंग पर से, तो आप गुम हो जाओगे पूरी तरीके से। सो द बेस्ट स्ट्रैटेजी इज कि आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए ही इन बुक्स को रेफर करें, ठीक है। उसके बाद में अब हमने जो नॉन मेरिट सेक्शन था यहां तक वो पूरा कवर कर लिया। अब हम चलते हैं मेरिट सेक्शन की तरफ। मेरिट सेक्शन के अंदर आएगा जीए, ईएसआई और एआरडी। नाउ स्टूडेंट्स, जीए, ईएसआई, एआरडी ये 3 एरियाज हमने कवर करने हैं। बट यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर आपका जो टारगेट है वो कोई भी एक छोटा सा टारगेट स्कोर नहीं है, एक सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, क्योंकि आपका जो मेरिट सेक्शन है वो आपकी ओवरऑल कट ऑफ भी मतलब वहां पर आपकी ओवरऑल कट ऑफ जो है वो भी आपको क्लियर करनी है। तो आपके जो टारगेट स्कोर होंगे वो ओवरऑल कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए होंगे, ना कि केवल सेक्शनल कट ऑफ को, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं सबसे पहले जीए की, तो देखिए स्टूडेंट्स, जीए जो है वहां पर 2 तरीके के टॉपिक्स जो है वो हमें कवर करने होते हैं। वन इज द स्टैटिक जीए एंड द अनदर वन इज द करंट जीए, ठीक है। स्टैटिक जीए में किस तरीके की चीजें पूछी जाती हैं? First in news, government initiatives, MOUs and agreements, partnerships, alliances, summits and conferences, science and technology, defense exercises, environment, sports, ये सारे टॉपिक्स जो होते हैं वो होंगे हमारे करंट अफेयर्स वाली जनरल अवेयरनेस। उसके बाद में आएंगे कुछ what we call as static kind of GA, awards and milestones, days in news, books and authors। तो ये जो चीजें हैं ये हमारी static GA का पार्ट होंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि GA में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इफ यू रेफर टू दिस क्वेश्चन, इट वाज आस्क्ड इन 2024 पेपर। The International Film Festival of India is one of the Asia's oldest and the most prestigious film festivals organized annually by the government of India, who has been honored with the special jury award, ठीक है। ये सिंपल हमारा अवार्ड्स वाले टॉपिक से आता है, और क्योंकि कंतारा को ये अवार्ड मिला था तो ये पीआईबी में भी इस न्यूज को कवर किया गया था, ठीक है, न्यूज़पेपर में भी इस न्यूज को कवर किया गया था। सो अगेन इट बिकेम इंपॉर्टेंट फॉर अस, और यहाँ से सीधा एक क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो आप देख सकते हो कि थोड़े वन लाइनर काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो है वो हमसे ज्यादा यहाँ पर पूछे जाते हैं। बट स्टूडेंट्स, एज फार एज जीए इज कंसर्न, 2024 में हमने एक नया पैटर्न देखा, और वो नया पैटर्न था कि फाइनेंस के क्वेश्चंस जो थे वो यहाँ पर पूछे गए थे। ट्रस्ट मी, आई माई सेल्फ हैव नेवर सजेस्टेड स्टूडेंट्स टू रीड एनी फाइनेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और स्टैटिक पार्ट फॉर द NABARD ग्रेड एग्जामिनेशन। बट इसी रिस्पेक्ट में 2024 के अंदर एक बहुत ही शॉकिंग चीज थी जो NABARD ने इंट्रोड्यूस कर दी थी, दैट वाज फाइनेंस करंट अफेयर्स एंड फाइनेंस स्टैटिक। जीए के अंदर आउट ऑफ 20 मार्क्स अराउंड 7 to 8 मार्क्स का हमसे फाइनेंस स्टैटिक और फाइनेंस करंट अफेयर्स पूछा गया था 2024 पेपर के अंदर। सो दिस इज अ ह्यूज थिंग, ठीक है, बहुत बड़ी बात होती है कि 7 से 8 नंबर का आपने फाइनेंस पूछ लिया है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, फाइनेंस के स्टैटिक पार्ट से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सिमिलरली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द आईएसओ फैमिली इज रिलेटेड टू द रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। तो काफी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर हमसे फाइनेंस से भी पूछे गए थे। तो इस पूरे डिस्कशन के बेसिस के ऊपर, ठीक है, अगर हम देखें कि फाइनेंस के करंट अफेयर्स से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, सो यू कैन सी हियर दैट एज पर द एक्सटेंट गाइडलाइंस ऑफ सेबी, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट दैट कैन बी एक्सेप्टेड एज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द इन्वेस्टर अंडर द ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है। सो अगेन ये जो क्वेश्चन है ये सीधा सीधा हमारे सिलेबस से रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि फाइनेंस जो है उसका हमारे सिलेबस में कोई जगह नहीं है और ये आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया था, नो। इफ यू हैव अ लुक एट द ईएसआई सिलेबस, तो रिफॉर्म्स इन द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है, ये एक टॉपिक है, और इसी टॉपिक से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिले थे, ठीक है। तो अब सवाल ये आता है कि फाइनेंस का ये जो हमने सिलेबस देखा था इसमें आपने 2 चीजों को और ऐड करना है। वन इज द फाइनेंस स्टैटिक पार्ट एंड द अनदर वन इज द फाइनेंस करंट अफेयर्स पार्ट, ठीक है। आपको फाइनेंस स्टैटिक और फाइनेंस करंट अफेयर्स इन दोनों ही एरियाज को कवर करना है एज फार एज जीए इज कंसर्न अलोंग विद द एग्जिस्टिंग टॉपिक्स, ठीक है। उसके बाद में बात आती है कि कितने टाइम का करंट अफेयर्स पढ़ा जाए, ठीक है। तो अगर हम 2024 का पेपर देखें, सो और ये सिर्फ करंट अफेयर्स के बेसिस पे, यहाँ पर स्टैटिक क्वेश्चंस नहीं इन्वॉल्व किए गए, तो 5 मार्क्स का जो जीए था वो प्रीसीडिंग 3 मंथ से आया था। उसके बाद में 4 to 5 मंथ्स
के टाइम पे अराउंड 3 मार्क्स का और हमसे पूछा गया था। तो अगर मैं डिजायरेबल की बात करूं तो 5 मंथ्स डिजायरेबल है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है दे आर द 3 मंथ्स जस्ट प्रिसीडिंग द एग्जाम। एग्जाम से पहले के 3 महीने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट टू बी ऑन द सेफर साइड, टू स्कोर गुड इनफ मार्क्स, इट इज डिजायरेबल कि आप 5 मंथ्स का करंट अफेयर्स जो है उसे आप जरूर पढ़ के जाएं, ठीक है। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है जो आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। जो जीए का पार्ट है ना, उससे बहुत ज्यादा दिल लगी मत करना, ठीक है। बहुत से लोगों को लगता है कि यार करंट अफेयर्स कर लिया है तो अब हमें जीए पे बहुत ज्यादा स्टेक्स रख देने चाहिए। प्लीज ऐसा मत करना। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई, ऐसा क्यों ना करें। अगर आप 2024 का पेपर देखोगे तो वहां पे इस तरीके के कुछ बहुत ही रैंडम काइंड ऑफ क्वेश्चंस थे, ठीक है, बिल्कुल वन लाइनर, बिल्कुल रैंडम। अगर जैसे ये वाला क्वेश्चन है, IARI हैज लॉन्च्ड न्यू वेरिएंट ऑफ हाई यील्डिंग वीट सीड, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वेरिएंट, रेजिस्टेंट टू येलो एंड लीफ रस्ट डिजीजेस। अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो एरिया है, ये किसी भी मेजर न्यूज़पेपर या पीआईबी में नहीं कवर किया गया था। फिर ये सवाल कहाँ से आया, जब इसकी रिसर्च करी हमने तो IARI ने अपनी जो एनुअल रिपोर्ट लॉन्च करी थी उसमें बतेरी वेराइटीज थी, वीट की भी थी और क्रॉप्स की भी थी। उन वेराइटीज में से एक वेराइटी जो थी वो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल कर रही थी, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप हर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट की एनुअल रिपोर्ट को अगर पढ़ने लगे, लेट मी टेल यू, यू आर गोइंग टू एंड अप बीइंग नोवेयर, ठीक है, कहीं के भी नहीं रह जाओगे। तो इस तरीके के रैंडम क्वेश्चंस जो थे वो भी हमें देखने को मिले। यहाँ पर जो जीए का है, जीए के अंदर आपका जो टारगेट स्कोर है दैट शुड बी अराउंड 5 to 7 मार्क्स। इससे ज्यादा मार्क्स को आप टारगेट मत कीजिए, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ शॉक एलिमेंट जो है वो जीए के अंदर जरूर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप अपनी कट ऑफ जो है उसको या अपने जो टारगेट स्कोर है उसको थोड़ा कम ही करके चलिएगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट कि जीए को कवर कहां से करना है। तो देखिए, जीए के अंदर हमसे क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। जीए में सबसे पहले हमसे स्कीम्स पूछी जाएंगी, वो आपने कवर करनी है पीआईबी वेबसाइट से। रिपोर्ट्स पूछी जाएंगी, वो आपने पीआईबी वेबसाइट या हिंदू न्यूज़पेपर से कवर करनी है। फाइनेंस करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, इसको आप लाइव मिंट न्यूज़पेपर या बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर से कवर कर सकते हो। नॉर्मल जो हमारे करंट अफेयर होते हैं, वन लाइनर काइंड ऑफ, अगेन न्यूज़पेपर से आपको मिल जाएंगे। और स्टैटिक जो है, स्टैटिक क्वेश्चंस जो हमसे पूछे जाएंगे वो या तो एआरडी के सिलेबस से होंगे या ईएसआई के सिलेबस से होंगे या फाइनेंस स्टैटिक से होंगे। उससे ज्यादा बाहर आपको स्टैटिक जीए जो है वो कवर नहीं करना। सो दीज आर द सोर्सेज एज फार एज जीए इज कंसर्न। अब हम चलते हैं कि पीआईबी जो है उसको कैसे कवर करना है, ठीक है। देखिए, पीआईबी के अंदर आपको जो भी न्यूज मिलती है ना वो मिनिस्ट्री वाइज मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए सेफ बेट यही है कि वो सारी मिनिस्ट्रीज जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है उनको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट या प्रायोरिटी ऑर्डर में कवर कीजिए, ठीक है। उसके बाद में अब हम पहुंचते हैं हमारे मेरिट सेक्शन के नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, विच इज द ईएसआई, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, बिफोर आई टेल यू अबाउट ईएसआई एंड एआरडी, यहाँ पर ना मैं 1 सेकंड का ब्रेक लेके आपको फेज 2 जो है उसके बारे में भी कुछ चीजें बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्कीम ऑफ थिंग्स जो है अब वो पैरेलल चलेंगी। फेज 2 के अंदर बेसिकली हमारे 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो है इट इज गोइंग टू बी ऑफ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा और 90 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। आई होप फर्स्ट पेपर आपको समझ आ गया। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, एसे, प्रेसी, लेटर, ये सब पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट्स मिलेंगे। अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 का नाम है ईएसआई एंड एआरडी। यस, जो चीज हमसे फेज 1 में पूछी गई थी एग्जैक्टली सेम सिलेबस के साथ वही चीज हमसे फेज 2 में भी पूछी जाएगी, ईएसआई और एआरडी। अगेन ये पेपर हमारे 100 मार्क्स का होने वाला है। लेकिन ये जो 100 मार्क्स है ना, ये सबसे पहले 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस में बढ़ते हैं। यहाँ पर जो फेज 1 होता है, फेज 1 के अंदर सारे ही क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन जो फेज 2 होता है उसके अंदर हमें पेपर 2 के अंदर ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा और 50 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। अब ये जो 50 मार्क्स है, यहाँ पर हमसे 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हमें 30 मिनट्स का ही टाइम मिलेगा, ठीक है। 30 क्वेश्चंस होंगे, इसमें ईएसआई के क्वेश्चंस भी होंगे और एआरडी के क्वेश्चंस भी होंगे। 15-15 का ही रेशियो रहता है मेजरली। उसके बाद में 50 मार्क्स के हमारे डिस्क्रिप्टिव होंगे, ठीक है। अगेन आपको 4 क्वेश्चंस जो है यहाँ पर आंसर करने को मिलेंगे और उसके लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। पहले 30 मिनट्स दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, बाद में 90 मिनट्स जो है वो दिए जाएंगे डिस्क्रिप्टिव के लिए। सो दैट इज द पैटर्न एज फार एज द फेज 2 पेपर इज कंसर्न, ठीक है। अब बात आती है कि ईएसआई। ईएसआई तो इसका मतलब हमें 3 तरीके से देखने को मिलेगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा फेज 1 के अंदर 40 मार्क्स का, फिर ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा फेज 2 के अंदर 25 मार्क्स का और फिर डिस्क्रिप्टिव देखने को मिलेगा 25 मार्क्स का, ठीक है, फेज 2 के अंदर। देखिए,
अगर मैं बात करूं ईएसआई की, तो ईएसआई के अंदर स्टैटिक भी पूछा जाता है, करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है, बट इफ यू हैव अ लुक एट द रेशियो, तो यहाँ पे मेजर पोर्शन जो है वो हमसे पूछा जाता है करंट अफेयर्स से, ठीक है। 90% ऑफ आर पेपर, बी इट फेज 1, बी इट फेज 2 और बी इट द डिस्क्रिप्टिव पेपर, वो करंट अफेयर्स के बेसिस पे ही होता है, वो स्टैटिक के बेसिस पे नहीं होता है, ठीक है। एंड दिस इज द सिलेबस ये अवेलेबल है, तो या तो वीडियो पॉज करके देख लो, ठीक है। बेसिक जो हमारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस होता है वही चीजें यहाँ पर कवर कराई गई हैं। अब सवाल ये उठता है कि सबसे पहली चीज कि क्या हमें डिस्क्रिप्टिव जो हमारा स्टैटिक ईएसआई है उसे कंप्लीटली छोड़ देना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आई वुड सजेस्ट नो, प्लीज ये ब्लंडर मत करना। ऐसा क्यों? कि देखिए, स्पेशली जो हमारा डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, दे आर although they can be from the current affairs part, they can have a major tendency towards the current affairs part, लेकिन उन क्वेश्चंस को आप केवल करंट अफेयर्स के बेसिस पे आंसर नहीं कर सकते। उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपको कहीं ना कहीं ईएसआई की स्टैटिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था कि राइट अ नोट ऑन इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड, व्हाट आर द चैलेंजेस इन्वॉल्व्ड इन यूटिलाइजिंग इट। अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए अगर आपके पास डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्टैटिक नॉलेज नहीं है, क्या होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड, उसको किस तरीके से हम फ्रुक्टिफाई कर सकते हैं, क्या चैलेंजेस हैं, जब तक आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है आप इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारे करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस को भी करेक्टली आंसर करने के लिए, स्पेशली इन द डिस्क्रिप्टिव पार्ट, हमारे पास ईएसआई स्टैटिक की नॉलेज जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। अब सवाल उठता है कि क्या ईएसआई के अंदर कुछ चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं? यस। सो हियर इज द लिस्ट ऑफ चैप्टर्स व्हिच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर ईएसआई पर्सपेक्टिव। इट इंक्लूड्स इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, measurement of growth, sustainable development and environmental issues and international economic institutions। so ये chapters जो हैं ये हमारे ESI static perspective से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगेन एक और सवाल आता है कि मैम स्टैटिक छोड़ के चले जाते हैं, बेसिक नॉलेज तो है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको ईएसआई की बेसिक नॉलेज है कि आप ईएसआई के करंट अफेयर्स को ईएसआई के आप जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको समझ सकते हैं, आपको वो कॉन्सेप्ट्स पता है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता है तो आपको ईएसआई में बहुत ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। बट इफ यू आर समबडी हु इज कंप्लीटली न्यू टू ईएसआई, देन आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज ईएसआई को काफी डिटेल्ड तरीके से पढ़िए, अदरवाइज जो न्यूज होती है आप उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, आप उसको ठीक से टैकल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट पार्ट कि ईएसआई जो है उसको कवर कहां से करना है, जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है, जो स्टैटिक पार्ट है, उसके लिए कहां से पढ़ना है। देखिए, अगर आपका ईएसआई के अंदर कोई बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नील बट्टे सन्नाटा, कोई जीडीपी जीएनपी के बीच का अंतर भी अगर आपको नहीं पता, देन यू स्टार्ट विद द एनसीईआरटी ऑफ क्लास 12। मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी होती है क्लास 12 की, काफी अच्छी एनसीईआरटी है, यहां से आप शुरू कर सकते हैं। इसके बाद में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 11th की एनसीईआरटी है, इसको आप रेफर कर सकते हैं। बट इफ यू आर समबडी जिसको ऑलरेडी एक वर्किंग नॉलेज है इकोनॉमिक्स की, तो आप सीधा इस बुक पर आ सकते हैं, विच इज इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, और सोशल इश्यूज के लिए यू कैन रेफर टू दिस बुक सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया बाय राम आहूजा, ठीक है। इन बुक्स को आप रेफर कर सकते हैं। उसके बाद में जो दूसरी चीज अब हमने डिस्कस करनी है, स्टैटिक पार्ट तो हमने डिस्कस कर लिया ईएसआई का। नाउ कमिंग टू दी करंट पास्ट पार्ट, ठीक है, कि करंट अफेयर्स जो है उसको कैसे कवर किया जाए। देखो, करंट अफेयर्स के अंदर ईएसआई के अंदर बेसिकली हमसे तीन चीजें पूछी जाती हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स पूछी जाती हैं, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस पूछे जाते हैं, और करंट अफेयर्स जनरल जीए टाइप का जो ईएसआई है वो हमसे यहाँ पर पूछा जाता है। अब हम एक एक करके देखते हैं कि आप इन एरियाज को कैसे कवर कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको कैसे कवर किया जाए। तो देखो स्टूडेंट्स, एज फार एज गवर्नमेंट स्कीम्स आर कंसर्न, तो वो कोई भी स्कीम जो कि हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड है, या फिर नरेगा है, आरबीआई स्कीम्स हैं, ये सारी स्कीम्स कहीं ना कहीं हमारे जो सिलेबस है उससे रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, ठीक है, अब ये हमारे एजुकेशन वाले पार्ट से आती है सीधी की सीधी। भारतीय जन औषधि योजना, ये हेल्थ से आती है, ठीक है। इसी तरीके से जो सारी स्कीम्स हमारे सिलेबस से रिलेटेड हैं, दे बिकम इंपॉर्टेंट। वो मिनिस्ट्रीज जो कि हमारे सिलेबस से डायरेक्टली रिलेटेड हैं, उनकी फ्लैगशिप स्कीम्स, उनकी जितनी भी स्कीम्स हैं जो उनकी न्यूली लॉन्च्ड हैं या जो लास्ट 3 to 5 मंथ्स से न्यूज़पेपर में थी, वो सारी स्कीम्स यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। अगेन 3 to 5 मंथ्स का ही टाइम है जो आपने कवर करना है। उसके बाद में आता है कि स्कीम्स जो हैं वो कवर कहाँ से करी जाएं। तो देखो, इसका एकमात्र सोर्स है और सबसे अच्छा सोर्स है
PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है वहां से आप जाइए, मिनिस्ट्री वाइज स्कीम्स को ऑन अ डेली बेसिस कवर कीजिए. सो दैट इज द ओनली बेस्ट वे टू कवर योर स्कीम्स. अब उसके बाद आता है कि स्कीम्स जो है उसके अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ें. तो देखो स्कीम्स के अंदर आपको दो चीजें पढ़नी पड़ेंगी कि करंट और स्टैटिक. करंट के अंदर आएगा कि वो जो स्कीम है वो न्यूज में क्यों थी, क्या उसमें कोई नए टारगेट बेनिफिशियरीज ऐड किए गए, क्या उसका टाइम पीरियड इंक्रीज कर दिया गया है, या उसके अंदर कोई नया कंपोनेंट ऐड डाउन कर दिया गया है, किस रीजन की वजह से वो स्कीम न्यूज़पेपर में थी वो आपको पता होना चाहिए. उसके अलावा उस स्कीम से रिलेटेड जो भी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है जैसे कि नोडल मिनिस्ट्री, लॉन्च ईयर, फंडिंग पैटर्न, बजटरी एलोकेशन, ये सारी चीजें जो है अलॉन्ग विद द करंट अफेयर्स पार्ट आपको हर एक स्कीम की पता होनी चाहिए. ठीक है. सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर द स्कीम्स. उसके बाद में बात आती है रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं जो कि यहाँ पर हमें कवर करनी है. तो अगेन सबसे पहले तो ESI, यूनियन बजट, बैंकिंग सेक्टर रिपोर्ट ऑन RBI, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी रिपोर्ट जो कि हमारे मेजर इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF इनके द्वारा रिलीज की जाती है, वो आपने कवर करनी है. ठीक है. अगेन अगर कोई भी रिपोर्ट हमारे फेस टू सिलेबस के साथ मैच करती है, चाहे वो जेंडर इक्वालिटी पे हो, चाहे वो पॉवर्टी से रिलेटेड हो, फॉर एग्जांपल द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, अगर इस तरीके की रिपोर्ट है तो वो हमें ESI सिलेबस के लिए डेफिनेटली करनी है. ठीक है. ऑल राइट. अगेन टाइम पीरियड 3 to 5 मंथ्स का ये जो हमें कवर करना है. अब ये जो रिपोर्ट्स हैं ये आप न्यूज़पेपर से भी आपको इनके बारे में पता चल जाता है. उसके अलावा आप PIB की जो वेबसाइट है उस पर भी जाके कवर कर सकते हो इन चीज़ों को. फिर आता है सवाल ESI रिलेटेड करंट अफेयर्स या जो GA टाइप ESI है. अब अगेन यहाँ पर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि IMF ने इंडिया का GDP प्रोजेक्शन क्या किया है, या अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे हमारा इन्फ्लेशन का क्या सीन था पिछले साल. सो सच काइंड ऑफ जो हमारे जनरल करंट अफेयर्स होते हैं वो यहाँ पर हमसे पूछे जाते हैं, वन लाइनर काइंड ऑफ. ठीक है. उसके बाद में बात आती है कि इन सारे एरियाज को जो भी हमने करंट अफेयर्स की बात करी ESI के अंदर उनको हमें कवर कहाँ से करना है. तो देखिए अगर गवर्नमेंट स्कीम्स की मैं बात करूं तो वो आपने कवर करनी है PIB से. रिपोर्ट्स को आप हिंदू न्यूज़पेपर से भी कवर कर सकते हैं, अगर वो नेशनल रिपोर्ट्स हैं तो आप उनको PIB से भी कवर कर सकते हैं. जो ESI का जनरल करंट अफेयर्स है उसको आप न्यूज़पेपर से कवर कर सकते हैं. इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट के हाईलाइट्स जो है वो हमें PIB पे मिल जाते हैं. उसके अलावा अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिपोर्ट रिलीज हुई है तो उस रिपोर्ट की एग्जीक्यूटिव समरी आप उसी वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हो. ठीक है. सो ये हो गई बात सोर्सेज की. अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ विच इज ARD. तो ESI की तरह ही ARD जो है वो भी हमें 3 एरियाज में देखने को मिलता है. सबसे पहले तो फेज 1 के अंदर ऑब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर, फेज 2 के अंदर ऑब्जेक्टिव फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. ठीक है. लेकिन यहाँ पर स्टोरी जो है ना वो थोड़ी सी उल्टी हो जाती है एज कंपेयर टू द ESI, क्योंकि जो हमारा ARD पार्ट है अगर मैं फेज 1 की बात करूँ तो आउट ऑफ 40 मार्क्स अराउंड 30 to 32 मार्क्स जो है वो हमारे स्टैटिक पार्ट से आते हैं. करंट अफेयर्स का पोर्शन जो है वो फेज 1 के अंदर कम होता है. अगर मैं बात करूं फेज 2 की तो यहाँ पे 1:1 का रेशियो होता है. जितने करंट अफेयर्स होते हैं उतने ही लगभग हमारे स्टैटिक के क्वेश्चंस भी होते हैं. और अगर मैं बात करूं डिस्क्रिप्टिव की तो डिस्क्रिप्टिव के अंदर मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो है वो स्टैटिक से ही पूछे जाते हैं एज फार एज द ARD पार्ट इज कंसर्न. उसके बाद में रही बात सिलेबस की, तो एक काफ़ी डिटेल्ड सिलेबस है जो कि हमारे नोटिफिकेशन में गिवन है, आप वहाँ से सिलेबस को चेकआउट कर सकते हो. उसके बाद में अब जो लोग ARD बैकग्राउंड से नहीं हैं उनका सबसे पहला सवाल यही होता है कि मैम ARD का लेवल क्या होगा, किस तरीके की चीज़ें हैं जो हमसे यहाँ पर पूछी जाएंगी. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने एक पूरा डिटेल्ड एनालिसिस जो है उसको पेस्ट किया हुआ है, आप इसको वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो. बट लेट मी टॉक अबाउट द क्रक्स हेयर. अगर मैं बात करूँ 40 क्वेश्चन, सो आउट ऑफ 40 क्वेश्चन अराउंड 13 questions were of easy level, 14 questions were of moderate level and there were around 13 questions which were of difficult level. ठीक है. तो out of 40 around 27 जो questions हैं, 25 to 27 जो questions हैं वो easy to moderate level के हैं. So that tells you कि जो ARD है हो सकता है वो आपके लिए नया component हो, but वो आपको इस level का ही prepare करना है कि आप एक easy to moderate chapter को या easy to moderate paper को tackle कर सकें. ठीक है. तो ये बात हो गई लेवल ऑफ ARD की. अब सवाल ये उठता है कि ARD की कट ऑफ कितनी जाती है, ARD में हमारा टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए. और इसके साथ ही मुझे याद आया कि मैंने ESI का टारगेट स्कोर भी आपको नहीं बताया, तो वो मैं आपको बता देती हूँ अभी.
देखिए, अगर मैं बात करूँ कट ऑफ की, तो वो तो बहुत ज़्यादा नहीं जाती है, सेक्शुअल कट ऑफ तो काफ़ी कम ही है। लेकिन अगर आप इस सेक्शुअल कट ऑफ के भरोसे रहोगे तो आपकी ओवरऑल तो कभी नहीं क्लियर होगी। तो आपका यहाँ पर जो टारगेट है वो ओवरऑल कट ऑफ को देखते हुए होना चाहिए। अगर हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखते हैं तो हमारी जो सेक्शुअल कट ऑफ, सॉरी, जो ओवरऑल कट ऑफ है, दैट हैज़ बीन अराउंड 40 to 50 मार्क्स, ये हमारी रेंज होती है। तो अब टू बी ऑन द सेफर साइड, आपका जो टारगेट स्कोर है दैट शुड बी अराउंड 55 to 60 मार्क्स। अगर ये 55 to 60 मार्क्स आपने स्कोर करने, तो इसमें 5 to 7 मार्क्स जीए के निकाल दो, ठीक है। इसके बाद में हमारे जो भी मार्क्स बचते हैं, ठीक है, विच इज अराउंड 45 to 50 मार्क्स, ठीक है, 50-55 मार्क्स तक का जो टारगेट है हमारा, ये स्कोर करो आप ईएसआई और एआरडी से इक्वली, ठीक है। सो अराउंड 27 to 30 क्वेश्चंस का टारगेट ईएसआई में होना चाहिए, और 25 to 27 मार्क्स का जो टारगेट है वो आपका एआरडी से होना चाहिए, ठीक है। सो ये आपके टारगेट स्कोर्स हैं एज फार एज द मेरिट सेक्शन इज कंसर्न, ठीक है। उसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं कि एआरडी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा बेस्ड होते हैं या वो रोट लर्निंग के ऊपर ज्यादा बेस्ड होते हैं। देखिए, हियर इज अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस जो है यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं, आप उसके बेसिस पे देखिए। अगर मैं बात करूँ इस तरीके के क्वेश्चंस की, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोजेनी ऑफ ब्रीडर सीज प्रोड्यूस्ड बाय द रिकॉग्नाइज्ड एजेंसीज एटसेट्रा, इस तरीके का क्वेश्चन जो है काफी रोट लर्निंग बेस्ड है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स क्या होते हैं, उन कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये सब आपको पता होनी चाहिए। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, पीरियड ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, रट्टे मारने पे है पूरा क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में ये क्वेश्चन देख लीजिए, विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर रिसीव्स रेनफॉल, अगेन रोट लर्निंग के बेसिस पे है। बट अगेन आप ये अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं, व्हाट इज द टर्म फॉर द स्टेज ऑफ इरोजन व्हेन इट बिकम्स एग्जॉस्टिव लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि इरोजन में क्या क्या डिफरेंट स्टेजेस होती हैं और उन स्टेजेस के क्या क्या हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये चीज आप समझ के कर सकते हो। यहाँ पर आप रोट लर्निंग जो है उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एआरडी के क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे रोट लर्निंग और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों ही आपको चाहिए होती हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझो, फिर रट्टा मार लो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसकी। इस तरीके से आपने चीजों को रेफर करना है। उसके बाद में कि मैम इतना बड़ा सिलेबस था तो क्या इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो ये स्टूडेंट्स अगेन 3 साल के अगर हम पेपर्स का एनालिसिस करते हैं, तो हियर इज अ लिस्ट ऑफ 10 चैप्टर्स जहां पे हमसे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं ये चैप्टर्स? एग्रोनॉमी एंड फील्ड क्रॉप्स, फार्मिंग सिस्टम्स, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, फिशरी, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इरिगेशन, सीड्स एंड सोइंग्स। ये 10 चैप्टर्स जो हैं यहाँ से हमारे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट अगेन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या हम इन्हीं टॉपिक्स को कवर करें और बाकी के छोड़ दें। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप एक बात समझिए कि जो नोशन ऑफ इंपॉर्टेंस है, ये किसी भी चीज को हम असाइन करते हैं, ठीक है। एज फैकल्टी, एज स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखते हैं और हमें लगता है कि हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स 90% ऑफ द केसेस के अंदर ये चीज इंपॉर्टेंट होती भी है, बट यू नेवर नो, कई बार हमारे नॉट सो कन्वेंशनल चैप्टर्स से भी 3-3, 4-4 क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ जाते हैं। तो आप की जो प्रायोरिटी है वो ये चैप्टर्स होने चाहिए, ठीक है। ऑल दीज 10 चैप्टर्स दे शुड बी योर प्रायोरिटी, बट दैट डज नॉट मीन कि आप बाकी के चैप्टर्स पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ठीक है। इनको कवर करने के बाद जो बाकी के चैप्टर्स हैं उनको भी आप डेफिनेटली कवर कीजिए, सो दैट यू कैन मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस दैट यू कैन अटेम्प्ट इन द रियल एग्जाम, ठीक है। उसके बाद में अब हमने बात करी एआरडी स्टैटिक की, अब सिमिलरली हम बात करेंगे एआरडी करंट अफेयर्स की, ठीक है, कि एआरडी करंट अफेयर्स जो है उसको कैसे टैकल किया जाए। सबसे पहले तो आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि अगर एआरडी करंट अफेयर्स इतना ज्यादा आता नहीं है तो करें क्यों, छोड़ के ही ना चले जाएं। नहीं, छोड़ के जाने की बेवकूफ़ी मत करना, क्योंकि जैसा कि मैंने भी बताया कि एआरडी स्टैटिक के अंदर कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े डिफिकल्ट लेवल के भी आ जाते हैं, ठीक है। अब जो ये डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस की वजह से आपके मार्क्स पे कॉम्प्रोमाइज हुआ है, इस मार्क्स के कॉम्प्रोमाइज को आप ओवरकम कर सकते हो एआरडी करंट अफेयर्स करके, ठीक है। क्योंकि एआरडी के जो करंट अफेयर्स होते हैं वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होते, तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आप टैकल कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं फेज 2 की, तो फेज 2 के अंदर 7 to 8 मार्क्स का करंट अफेयर्स हमसे पूछा जाता है। अगर आप इस पूरे कॉम्पोनेंट को छोड़ के चले जाओगे, देन यू आई थिंक यू आर गुड इनफ जज कि आपका क्या हाल होने वाला है। जहां पर 1-1 मार्क्स की रेस है, वहां पे 7 to 8 मार्क्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना, दैट्स अ ब्लंडर, नथिंग शॉर्ट ऑफ अ ब्लंडर। देन उसके बाद में अगर बात करी जाए डिस्क्रिप्टिव की, तो डिस्क्रिप्टिव के अंदर भी ऑल दो क्वेश्चंस जो होते हैं वो स्टैटिक बेस्ड होते हैं, बट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चंस को भी थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए, प्रेजेंटेबल बनाने के लिए आपको डेटा, फैक्ट्स, रिपोर्ट्स, एग्जाम्पल्स, इन सब की जरूरत होगी, ठीक है। और ये सारी इंफॉर्मेशन बिना करंट अफेयर्स के आपके पास नहीं होगी, ठीक है। तो आपने करंट अफेयर्स जो है उसको भी अच्छे से कवर करना है।
ओके, बट बिफोर आई गो टू करंट अफेयर्स, एक चीज और थी जो मैं मिस कर गई थी, सॉरी, कि फेज 2 के अंदर जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एआरडी के अंदर, वो किस तरीके से पूछे जाएंगे और कैसे हम इन क्वेश्चंस को अपनी प्रिपरेशन के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो यहाँ पर फेज 2 के अंदर हमसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विद सफिशिएंट इरिगेशन फैसिलिटीज प्रेजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम्स कैन बी फॉलोड। ये सारे क्रॉपिंग सिस्टम्स जो हैं ये हम अपने सिलेबस के पार्ट, एज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस वी डू टीच देम इन द क्लास, लेकिन इन सारे क्रॉपिंग सिस्टम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स का आपको पता होना और फिर उन कैरेक्टरिस्टिक्स को आप कंपेयर कर पाओ, दैट इज व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, व्हाट आर द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रीज फॉर ग्रोथ इन द हाई फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स। अब हाई फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स भी हम पढ़ाते हैं, एलिलोपैथी, हाई ग्रोथ, ये सारे टॉपिक्स जो है वो कवर किए जाते हैं बट एज सेपरेट टॉपिक्स। नाउ हियर दे हैव आस्क्ड यू अ क्वेश्चन बाय कंबाइनिंग ऑल द थ्री कॉन्सेप्ट्स टुगेदर, ठीक है। तो जो फेज 2 है वहां पर क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एप्लीकेशन बेस्ड ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो भी हमसे पूछे जाते हैं कि एक पैराग्राफ दे देंगे और उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको आंसर करने हैं, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस है जो कि हमें एआरडी फेज 2 में देखने को मिलते हैं। ओके, उसके बाद में बात आती है कि एआरडी का जो स्टैटिक पार्ट है वो कहाँ से कवर किया जाए। तो देखिए, सबसे अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं हैं तो आप फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर बुक जो है उसको रेफर कर सकते हैं बाय अरुण कात्यान, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट है जो कि ऑलरेडी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं या जिनको एग्रीकल्चर की अच्छी नॉलेज है, तो आप नेमराज सुंडा एक बुक है, इसको आप रेफर कर सकते हो। ये थोड़ी वन लाइनर काइंड ऑफ बुक है। उसके बाद में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसके लिए आप डॉक्टर जगदीश्वर सहाय की द एलिमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को रेफर कर सकते हैं। फिशरीज के लिए द हैंडबुक ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर को रेफर किया जा सकता है। और एनिमल हस्बेंड्री के लिए अ टेक्स्ट बुक ऑफ एनिमल हस्बेंड्री बाय जीसी बैनर्जी, अ वेरी फाइन बुक, इसको आप रेफर कर सकते हैं। किस बुक से कौन सा चैप्टर रेफर करना है, ये इसी पूरी प्लेलिस्ट, ये जो हमारी सीरीज है A to Z, इसी के अंदर हमने एक वीडियो बनाई है बुक्स एंड सोर्सेज करके, ठीक है। उस वीडियो को आप देखोगे तो हमने चैप्टर वाइज मैप किया है कि किस बुक के किस चैप्टर को आप रेफर करोगे तो आपका कौन सा पार्ट ऑफ सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। सो प्लीज डू वॉच दैट वीडियो अगर आपको सोर्सेज के बारे में जानना है। इसके अलावा बात आती है कि ऑनलाइन हम कहाँ से पढ़ सकते हैं, तो ऑनलाइन दो हैं हमारे पास सोर्सेज। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एग्रीटेक पोर्टल, काफी सारा मटेरियल आपको यहाँ मिल जाएगा। इनफैक्ट ये सारी बुक्स जो हैं इनकी डाउनलोडेबल कॉपीज, पीडीएफ्स जो है वो आपको सॉरी वो TNAU पे नहीं मिलेगी, वो ICAR ई कोर्स पे मिल जाएगी, माय बैड। ICAR ई कोर्स की जो वेबसाइट है वहां पर इनकी पीडीएफ्स भी आपको मिल जाएंगी। तो ICAR ई कोर्स और तमिलनाडु एग्री टेक पोर्टल, इन दोनों पोर्टल्स के ऊपर जाकर के आप अपना पूरा ARD का सिलेबस जो है वो आप अच्छे से पढ़ सकते हो। बट प्लीज बी केयरफुल, यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, सो यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव बाय हैविंग अ लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड द सिलेबस दैट हैज बीन गिवन इन योर कोर्स, ठीक है। अब बात करते हैं ARD करंट अफेयर्स की। तो ARD करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, लेकिन ARD करंट अफेयर्स के अंदर अगेन लाइक ESI हमें तीन चीजें कवर करनी होती है, गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स और ARD से रिलेटेड इनिशिएटिव्स, ठीक है। अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट स्कीम्स की, सो हियर यू कैन हैव अ लुक एट द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिशंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टू बिल्ड ह्यूमन एंड इंस्टीट्यूशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैपेसिटी एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्रीमियम रेट फॉर द खरीफ क्रॉप्स अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। अगेन एग्रीकल्चर मार्केटिंग में आती है हमारी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस और इस तरीके की चीजें, तो उससे रिलेटेड ही यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्कीम्स अगेन जैसा कि हमने ESI में देखा था, सिलेबस से रिलेटेड होना चाहिए, मिनिस्ट्री सिलेबस से रिलेटेड होनी चाहिए, 3 to 5 मंथ्स तक न्यूज़पेपर में होनी चाहिए, फ्लैगशिप स्कीम होनी चाहिए। ये सारे क्राइटेरियाज हैं गवर्नमेंट स्कीम्स को कवर करने के लिए, ठीक है। क्या करंट में पढ़ना है, क्या स्टैटिक में पढ़ना है, ये ऑलरेडी हम ESI वाले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। सिमिलर थिंग्स ही आपने ARD की जो स्कीम्स है उनके लिए भी रेफर करनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, तो रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फंड्स इज मैनेज्ड बाय नबार्ड, ये हमारे नबार्ड के एनुअल रिपोर्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। सीधा सीधा वहां से पूछा गया। हॉर्टिकल्चर सेकंड एडवांस एस्टिमेट, यहाँ तो रिपोर्ट का नाम ही गिवन है। सेंसस 2011, तो रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट एरिया है एज फार एज द ARD पार्ट इज कंसर्न। और इसके लिए हेयर इज द लिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स जो आपको रेफर करनी चाहिए फॉर योर नबार्ड 2025 एग्जाम एंड फर्दर।
नबार्ड एनुअल रिपोर्ट जो भी लेटेस्ट एडिशन हो, ISFR इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2024, नाफिस रिपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इनकी एनुअल रिपोर्ट्स, उसके अलावा कुछ और रिपोर्ट्स जैसे कि 2011 का सेंसस, SECC, हॉर्टिकल्चर एडवांस एस्टिमेट्स, ठीक है। तो ये सारा डेटा है जो कि आपने पढ़ना है, ये सारी वो रिपोर्ट्स हैं जो आपने पढ़नी है एज फार एज द ARD करंट अफेयर्स इज कंसर्न। इसके बाद में ARD से रिलेटेड जनरल करंट अफेयर्स हैं जो कि आपने पढ़ने हैं कि अगर कोई नई वेराइटी डिस्कवर होती है, कोई नई डिजीज फैल जाती है, तो इस तरीके की चीजें जो हैं वो आपने ARD रिलेटेड करंट अफेयर्स में कवर करनी है। तो अब हमने ARD का स्टैटिक देख लिया और करंट भी देख लिया। अब बात आती है ARD डिस्क्रिप्टिव की। तो नाउ स्टूडेंट्स, अब जो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है उसमें हम ARD डिस्क्रिप्टिव, ESI डिस्क्रिप्टिव और इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, इन तीनों ही पेपर्स को साथ में केटर करेंगे कि क्या क्या चीजें आपने पढ़नी है। आगे बढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो हमसे पूछे गए थे 2024 के अंदर। तो अगर आप ये क्वेश्चन देखते हो, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, वैल्यू एडिशन, सप्लाई चेन डेवलपमेंट इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ये एज इट इज, ये पूरा का पूरा हमारा ARD सिलेबस जो है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर, प्लांटेशंस एंड हॉर्टिकल्चर, उस चैप्टर से ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो उठाया गया और इसके बेनिफिट्स के बारे में पूछा गया है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इसको देखते हैं कि इंडिया हैज सीन फाइनेंशियल इंक्लूजन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम 2014 टू 2024, व्हाट आर द की गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ठीक है। सो अगेन करंट अफेयर्स बेस्ड ही क्वेश्चन है और ESI से यहाँ पर पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट फ्रेमवर्क एंड व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट हियर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों मिलाकर के क्वेश्चन पूछा गया है। सिमिलरली अगर आप फोर्थ क्वेश्चन देखते हो तो ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स ऑफ PM विश्वकर्मा एंड स्वामित्व स्कीम, ठीक है। स्कीम्स जो है अगेन हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है, आर्टिजान से रिलेटेड है। तो सिलेबस में इंपॉर्टेंट स्कीम्स ये यहाँ पर है, बट इनके ऑब्जेक्टिव्स और एम्स हमसे पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ड्राई लैंड फार्मिंग, एग्रीकल्चर से पूछा गया, प्योरली स्टैटिक क्वेश्चन। इंडिया डज हाउ डज इंडिया स्टोरेज सिस्टम कंट्रीब्यूट टू द इंडियाज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। अगेन स्टोरेज जो है वो हमारे हॉर्टिकल्चर एंड प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर वाले चैप्टर का पार्ट है। सो अगेन इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चंस देख लिए, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप क्वेश्चंस देख चुके हैं, सो लेट मी टेक यू फॉरवर्ड, और बट जस्ट द थिंग इज कि आप इन सारी क्वेश्चंस का जो एक बेसिक आइडिया है उसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हम आगे डिस्कस करेंगे कि डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए आप किस तरीके से प्रिपरेशन को कर सकते हो। बिफोर आई मूव ऑन टू टेल यू द स्ट्रैटेजी, हम डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं वो भी देख लेते हैं। देखो, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जो है बेसिकली वहां पर आपसे ऐसे पूछा जाता है 40 मार्क्स का, लेटर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्रेसी वगैरह तो इतना ज्यादा देखने की जरूरत है नहीं, पहले हम एसेज देख लेते हैं कि किस तरीके के एसेज जो है वो हमसे पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, हाउ कैन यूथ कॉन्ट्रीब्यूट टू इंडियाज प्रोग्रेस इन एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोशल इनिशिएटिव्स, ESI से रिलेटेड टॉपिक है। सिमिलरली, हाउ access to credit increases sustainable farming practices in India, again ARD के सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक है। integrating fish culture with agriculture crops enhances productivity and farmers income, अगर आप एनिमल हस्बेंड्री वाला चैप्टर देखोगे ना, वहां पे पूरा का पूरा ये टॉपिक कवर करवाया जाता है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है, लास्ट वाला जो है ऑफकोर्स वो थोड़ा फिलोसफिकल इन नेचर है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है essays के अंदर, they are somewhat similar to what we have already studied in the static part of ESI and ARD। तो इससे हम ये चीज कंक्लूड कर लेते हैं कि अगर आप ESI या ARD का स्टैटिक पार्ट बहुत अच्छे से कवर कर लेते हो तो कहीं ना कहीं essay जो है वो भी आपका साथ के साथ प्रिपेयर होता चला जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के जो पेपर्स है, हमारा पूरा फेज 2 जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के ऊपर बेस्ड है 150 मार्क्स का, उसको हम कैसे डील करें। तो हियर इज अ 7 पॉइंट एजेंडा जिसके थ्रू आप डील कर सकते हो। बट बिफोर आई टेल यू दैट, रिमेंबर स्टूडेंट्स, कोई भी अगर डिस्क्रिप्टिव का पेपर है उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। जो पहली चीज़ है, इट इज़ दी फॉर्डर। अब ये फॉर्डर क्या होता है, देखो सपोज आपसे पूछा गया डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड के चैलेंजेस में आपने बहुत से चैलेंजेस लिख दिए, एजुकेशन से रिलेटेड चैलेंज लिख दिया, हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस लिख दिया, बट अगेन अगर आप केवल थियोरी लिखते चले जा रहे हैं तो इट विल लुक मोर लाइक अ
ट्वेल्थ ग्रेडर्स आंसर रादर देन अ एस्पायरिंग ऑफिसर्स आंसर, राइट। तो यहाँ पे हर एक आर्ग्यूमेंट के साथ में आपको कुछ ना कुछ डेटा, फैक्ट, करंट अफेयर्स ऐसी चीज जो है वो साथ में अटैच करनी चाहिए, सो दैट योर आंसर इट लुक्स मोर अपीलिंग, ठीक है, एंड इट लुक्स लाइक मोर अपीलिंग, मोर प्रेजेंटेबल एंड मोर इंफॉर्मेटिव, ठीक है। ये सारा डेटा, फैक्ट और जो चीजें हैं इनको आप कंबाइन कर लोगे तो आपका बन जाएगा फॉर्डर मटेरियल, ठीक है। ये आपके स्टैटिक पार्ट से अलग होगा, स्टैटिक पार्ट तो है ही है, साथ में आपको ये अलग से चीजों को बना के एक फॉर्डर मटेरियल जो है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। पहली बात तो कंटेंट बनाना है, दूसरी चीज खूब ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की जो स्किल्स हैं वो इंप्रूव होती रहेंगी, उतना ज्यादा अच्छे आंसर्स जो हैं वो आप लिखते चले जाओगे। अब इन चीजों को कैसे कैसे करना है, अगर मैं बात करूं टॉपिक वाइज फॉर्डर मटेरियल की, तो वो आप कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले अगर आपका कोई भी टॉपिक है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री हमारे फॉरेस्ट्री वाले चैप्टर का एक टॉपिक है। अगर आपको देखना है कि एग्रो फॉरेस्ट्री का फॉर्डर मटेरियल जो है वो किस तरीके से तैयार होगा, तो इसके लिए आपको सबसे पहले किन किन एरियाज पे या किन किन थीम्स के ऊपर चीज़ों को कवर करना है। डेफिनेशन, एग्रो फॉरेस्ट्री होता क्या है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसके क्या चैलेंजेस हैं, उसके अंदर क्या करंट डेवलपमेंट्स हैं, रिपोर्ट्स, डेटा, फैक्ट्स जो भी आपको इससे रिगार्डिंग मिल सके, ठीक है। इसके बेनिफिट्स या चैलेंजेस को आप हर एक एंगल से देखेंगे कि सोशल एंगल क्या है, इकोनॉमिक एंगल क्या है, हर एक एंगल से आप इन चीज़ों को एनालाइज करेंगे। गवर्नमेंट की इससे रिलेटेड स्कीम्स क्या हैं, इसके सक्सेस स्टोरीज क्या हैं या केस स्टडीज क्या हैं, ये सारी चीजें जो हैं अगर आप हर एक टॉपिक को इन सारे एरियाज के लिए प्रिपेयर करते हो, लेट मी टेल यू कि आपका पूरा का पूरा फॉर्डर मटेरियल तैयार हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू हैव टू मेक द नोट्स। उसके बाद में बात आती है प्रैक्टिस की, ठीक है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग एक गाइडेंस चाहिए कि किस तरीके से हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, आंसर राइटिंग करनी किस तरीके से है, तो उसके लिए आप दो प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की एक प्लेलिस्ट है, नरवीर सर हु इज अ ग्रेट टीचर एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न, तो आप इनकी प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हो। यहाँ से आपको बेसिक चीजें पता चल जाएंगी कि ऐसे किस तरीके से लिखा जाता है, प्रेसी किस तरीके से किया जाता है, ये सारी चीजें आपको सर की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। इसके अलावा एक पर्सपेक्टिव 360 डिग्रीज की सीरीज है जहां पे जसकरण सर जो हैं वो काफी सारे टॉपिक्स के ऊपर लाइव आपसे आंसर राइटिंग करवाते हैं, ठीक है। तो अगेन इसके थ्रू आप चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हो कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आंसर लिखा जाना चाहिए, ठीक है। तो आपका फॉर्डर बन गया और आपको स्ट्रक्चरिंग करनी आ गई। अब अगली चीज आपको क्या करनी है, अगली चीज है जो भी आपने फॉर्डर मटेरियल बनाया है उसको याद करना, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव के अंदर बेसिकली अंतर क्या होता है। ऑब्जेक्टिव के अंदर द क्वेश्चन एंड द आंसर दे आर राइट इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। आपको पता है ये 5 ऑप्शंस गिवन है, इसी में से कोई एक आंसर करेक्ट होगा। बट ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको चीजों को याद रखना पड़ता है, ठीक है। आपको फैक्ट्स, रिपोर्ट्स, पॉइंट्स सब याद होने चाहिए, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। सेम वही बात है, अगर मैं आपसे पूछूं गूगल लोगो कैसे दिखता है, तो आप सबको थोड़ा थोड़ा याद होगा कि कैसा दिखता है, बट अगर मैं आपसे एग्जैक्टली पूछूं कि ओ का कलर क्या होता है, एल का कलर क्या होता है, तो आपको नहीं याद आएगा, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रिकॉल वर्सेस रिकग्निशन। जो हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर है वहां पर हमें रिकॉल करना है और रिकग्निशन से काम नहीं चलेगा। सो वट एवर फॉर्डर मटीरियल यू हैव प्रिपेयर्ड, प्लीज लर्न इट। आपको चीजें याद होनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं एग्रो फॉरेस्ट्री के बेनिफिट्स बताओ, आपको टिप्स पे याद होने चाहिए कि ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है, ठीक है। डेटा और फैक्ट्स याद होने चाहिए। तो द सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू डू इज टू मेमोराइज व्हाट यू हैव प्रिपेयर्ड। द थर्ड थिंग यू हैव टू डू इज कि आप अपने स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स पे भी थोड़ा ध्यान दे लीजिए कि बहुत ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो रही हो। देन टाइपिंग स्पीड, अगर मैं बात करूं टाइपिंग स्पीड की, तो अगर 30 to 40 वर्ड्स पर मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड है, सो दैट इज गुड इनफ, ठीक है। अगर इतना कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, और फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में जितने ज्यादा तरीके के आप कीबोर्ड्स के ऊपर प्रैक्टिस कर सको उतने ज्यादा कीबोर्ड्स पे प्रैक्टिस करो, क्योंकि रियल एग्जाम के अंदर किस तरीके का कीबोर्ड मिलेगा वो खराब भी हो सकता है, उसकी कोई की टूटी हुई भी हो सकती है। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर एनी सिचुएशन एंड प्रैक्टिस अ लॉट ऑन द कीबोर्ड्स। जो लैपटॉप का कीबोर्ड है उस पर प्रैक्टिस मत करना, इस तरीके के एक फिजिकल जो हमारे कीबोर्ड्स होते हैं उस पे करना, क्योंकि ऐसा ही मिलेगा एग्जाम के अंदर भी। ऑलराइट, सो दैट इज वॉट यू हैव टू डू। नेक्स्ट स्टेप इज इवेल्युएशन। आपने जो भी आंसर लिखा है उसे इवेल्युएट करा लीजिए। कोई फ्रेंड है, फैमिली मेंबर है तो उनसे करा लीजिए,
टीचर्स हैं उनसे करा लीजिए, कोई भी नहीं है तो चैट जीपीटी से करा लीजिए, या फिर आप किसी अच्छे टेस्ट सीरीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो. सो दैट इज व्हाट यू कैन डू फॉर द इवैल्यूएशन पार्ट. लेकिन अपनी गलतियों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रू द इवैल्यूएशन नो अबाउट योर मिस्टेक्स एंड देन इंप्रूव ऑन योर मिस्टेक्स. उसके बाद में राइट वन आंसर डेली. ठीक है, अब ये वन आंसर डेली का मतलब ये नहीं है कि अभी आपने कुछ पढ़ना शुरू नहीं किया और आप सीधा आंसर लिखने कूद गए. अगर आप इस तरीके से करोगे चीजें नहीं हो पाएंगी. अब ये वन आंसर डेली का मतलब क्या होता है? सपोज करो आपने एक टॉपिक पूरा कवर कर लिया. ठीक है, आपने एग्रोनॉमी का जो टॉपिक है उसको कवर कर लिया, उसका फॉर्डर मटेरियल बना लिया, फॉर्डर मटेरियल लर्न कर लिया. उसके बाद में आप इस टॉपिक के ऊपर आंसर्स लिखना शुरू कीजिए. आप प्रीवियस ईयर की हेल्प ले सकते हैं, आप चैट जीपीटी से क्वेश्चंस बनवा सकते हैं, आप टेस्ट सीरीज से क्वेश्चंस ले सकते हैं. इस तरीके से आपको हर एक टॉपिक को प्रैक्टिस करना है एज फार एज योर दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज कंसर्न. ठीक है, तो अब एक बार एग्रोनॉमी हो गया तो उसके बाद डेली एक एक क्वेश्चन उसका प्रैक्टिस करते जाओ, चाहे आप पढ़ किसी और टॉपिक को भी क्यों ना रहे हो. ठीक है, तो इस तरीके से आपने डेली बेसिस के ऊपर आंसर राइटिंग करनी है. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने सारे फेजेस के बारे में डिस्कस कर लिया. फेज 1, फेज 2, पूरी स्ट्रैटेजी, बुक लिस्ट, सारी चीजों को अच्छे से डिस्कवर कर लिया. फेज 3 जो है वो इंटरव्यू होगा, उसके बारे में मैं अभी डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बिकॉज अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम अभी इसके अंदर बाकी है, बहुत ज्यादा एफर्ट आपको यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है. 2 चीजें लेकिन आप इंटरव्यू के लिए जरूर कर सकते हैं. सबसे पहली बात न्यूज़पेपर रीडिंग, ताकि आप थोड़े अवेयर रहें, आपके थोड़े व्यू पॉइंट्स हो, तो न्यूज़पेपर रीडिंग आप कर सकते हैं. न्यूज़पेपर रीडिंग के साथ में जो दूसरी चीज आपने करनी है दैट इज सर्टिफिकेशन कोर्सेज. अगर हो सके तो 1 या 2 सर्टिफिकेशन कोर्सेज जो हैं वो आप कर लीजिए एज फार एज दिस एग्जाम इज कंसर्न. ठीक है, इससे थोड़ी सी एज मिल जाती है इंटरव्यू के अंदर. अब ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो कि 99% एस्पिरेंट्स करते हैं? ठीक है, क्योंकि देखो अपनी गलतियां कर करके सीखने से और टाइम वेस्ट करने से अच्छा है औरों की गलतियों से सीख लो तैयारी शुरू करने से पहले ही, सो दैट यू डोंट एंड अप मेकिंग दीज मिस्टेक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल लैक ऑफ रिविजन. अगर फॉर्डर मटेरियल बनाए जा रहे हो, याद नहीं कर रहे हो, नील बट्टे सन्नाटा यूज है उसका. सिमिलरली अगर चैप्टर्स पढ़े जा रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, कोई फायदा नहीं होगा उसका. ठीक है, तो जितना ज्यादा हो सके चीजों को रिवाइज करिए. चाहे आप 2 चैप्टर कम पढ़ लो, लेकिन जो पढ़ा है उसका रिविजन आपने जरूर करना है. उसके बाद में दूसरी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं दैट इज कि एक ही सब्जेक्ट के लिए बतेरे सोर्सेज. ठीक है, फोमो में आके ये बुक भी उठा ली, ये कोचिंग का मटीरियल भी उठा लिया, वो भी उठा लिया, वो भी उठा लिया. अगर आप ऐसे पढ़ रहे हो, अगेन इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. बेटर है कि अपना एक सोर्स फाइनलाइज कर लो. ठीक है, अपनी श्रद्धा से करो. ठीक है, सोर्सेज मैं फ्री सोर्सेज भी आपको बता चुकी हूँ. तो फ्री सोर्सेज के लिए अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सिलेबस सबको देखते हुए मैप कर लो कि ये चैप्टर मुझे इस बुक से कवर करना है. एक बार जब वो सिलेबस मैप हो जाए या वो सोर्सेज फाइनलाइज हो जाए, उसके बाद प्लीज वहां से डेविएट मत करिएगा. उसके बाद में अफ्रेड टू टेस्ट. अगर आप सिर्फ पढ़े जा रहे हो और टेस्ट नहीं दे रहे हो, ठीक है, एग्जाम लाइक सिचुएशंस के अंदर अपने आप को चेक नहीं कर रहे हो, अगेन लेट मी टेल यू, मेहनत रंग नहीं लाएगी. फिर है कि स्टार्टिंग लेट फॉर द एग्जामिनेशन. नबार्ड के एग्जाम में बच्चे अक्सर 1 महीना पहले शुरुआत करते हैं, 2 महीने पहले शुरुआत करते हैं. प्लीज ये ब्लंडर मत कीजिएगा. इफ यू आर समबडी जो इस एग्जाम में इंटरेस्टेड है, जिसके पास अगर अभी टाइम है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम राइट नाउ ओनली, सो दैट यू कैन क्लियर इट. ठीक है, आपके पास लास्ट में वो हबड़ तबड़ ना हो, ये छोड़ दें ये छोड़ दें, ऐसे ना करते फिरो. इन सब के लिए बेटर है कि आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दो. धीरे धीरे करो, चाहे बेशक दिन में 2 या 3 घंटे ही दो, लेकिन जल्दी स्टार्ट करो ताकि आप इजीली चीजों को कर सको. आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो उनको पकड़ने के लिए एक टाइमली स्टार्ट जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये वो कुछ गलतियां हैं जिनका आपने ध्यान रखना है कि आप नहीं कर रहे हो. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, विद दिस हमने सारी चीजें जो हैं नबार्ड ग्रेड एग्जाम से रिलेटेड वो डिस्कस कर ली हैं. अगर आप एक वर्किंग एस्पिरेंट हैं या आप अगर पेड मेंटरशिप लेना चाहते हैं नबार्ड ग्रेड से रिलेटेड, तो आप हमारी वेबसाइट edutap.in को चेकआउट कर सकते हैं. यहाँ पर हमने डेडिकेटेड कोर्सेज जो है नबार्ड से रिलेटेड वो लॉन्च किए हैं. सबसे पहली बात जो है यहाँ पर है नबार्ड ग्रेड ए गोल्ड कोर्स. अगर आप गोल्ड कोर्स की बात करोगे तो गोल्ड कोर्स के अंदर आपको फेज 1, फेज 2, इंटरव्यू, इन सारी चीजों से रिलेटेड जो गाइडेंस है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी. एंड स्टूडेंट्स द बेस्ट पार्ट हेयर इज कि हेयर यू आर गोइंग टू गेट यू नो the summary sheets, the concept notes, fodder material, test series, chapter wise quiz, chapter wise previous year questions, हर एक चीज जो है यहाँ पर आपको phase 1 phase 2 दोनों पर्सपेक्टिव से मिलेगी. Then we have a phase 2 silver course. ठीक है, ये जो सिल्वर कोर्स है यहाँ पर केवल आपको phase 2 से रिलेटेड मटेरियल और इंटरव्यू ये गाइडेंस आपको मिलेगी. इसके अलावा इफ यू आर समबडी जो सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर करना चाहते हैं लेकिन केवल और केवल
अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं, सो फॉर यू वी हैव अ फेज 1 एंड फेज 2 टेस्ट सीरीज ऑल्सो. एंड फॉर दोज ऑफ यू who want to check us before investing your time here and before investing your money here, so we have a 11-hour ट्रायल कोर्स. ठीक है, 1 रुपी के अंदर ये 11-hour ट्रायल कोर्स मिलता है. इससे आप चेक कर सकते हो कि क्या डिलीवरेबल्स होंगे, क्या क्वालिटी ऑफ डिलीवरेबल्स है, क्या पेस पे टीचर्स पढ़ाते हैं, ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हो बिफोर मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, बीट टाइम और बीट मनी. तो ये सारे कोर्सेज हैं जो कि हमारी वेबसाइट पे करंटली अवेलेबल हैं. एंड करंटली वी आर ऑल्सो रनिंग अ फ्लैट 74% ऑफ ऑन आर ऑल NABARD ग्रेड कोर्सेज टिल 3rd of September. और इसके लिए आप जो हमारा कोड है September 74 उसको यूज कर सकते हो. सो आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो वाज हेल्पफुल. थैंक यू सो मच. अगर कोई भी डाउट ऐसा हो जो अभी भी अनएड्रेस्ड रह गया हो, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन.